हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों आपका स्वागत है। और आज मैं विजयलक्ष्मी राठौड़ आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक नए पाठ के साथ, जिसमें आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि बच्चों आप भी यात्राएं करते हैं और उन यात्राओं का आपके ऊपर एक कह सकते हैं अच्छा प्रभाव पड़ता है और उसमें आप आनंद की अनुभूति करते हैं। तो लेखक ने हमारे साथ भी अपनी की हुई एक यात्रा के कुछ अनुभवों को साझा किया है। तो आइए आप और हम पढ़ते हैं विषय हिंदी के अंतर्गत कक्षा 9 का चैप्टर पार्ट 2 लहासा की ओर, जिसके राइटर कौन है? राहुल सांकृत्यायन। बच्चों आपको स्क्रीन पे दिख रहा है एक चित्र जो किसका है? राहुल सांकृत्यायन का। तो आप और हम लहासा की ओर की यात्रा के बारे में पढ़ने से पहले इनके विषय में जानते हैं। लेखक राहुल सांकृत्यायन, इनका जन्म कहाँ हुआ है, ये क्या करते हैं, इनकी रुचि कैसी है, इन्होंने वो बात यात्रा क्यों की, इस यात्रा के पीछे क्या प्रयोजन था। ठीक है, आइए आप और हम रूबरू होते हैं राहुल सांकृत्यायन से। बच्चों देखेंगे आप कि राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1993 में उनके ननिहाल गांव पंदहा जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पैतृक गांव कनेला था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। अंडरलाइन करें आप, उनका मूल नाम क्या था बच्चों? केदारनाथ पांडे। केदारनाथ पांडे। उनकी शिक्षा काशी, आगरा, लाहौर में हुई थी और सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर, ध्यान दीजिएगा, अंडरलाइन किए करेंगे आप भी मेरे साथ, श्रीलंका जाकर कौन सा धर्म ग्रहण किया था बच्चों? बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। उनका मूल नाम क्या था? केदारनाथ पांडे। और जब उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, अब उनका नाम बदलकर क्या हो गया? लोग उनको राहुल सांकृत्यायन के नाम से जानते हैं। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। देखिए बच्चों, आप और हम भी कई भाषाएं जानते हैं, लेकिन ये प्रकांड पंडित कौन कौन सी भाषाओं के हैं? ये पाली भाषा भी जानते हैं, प्राकृत भी जानते हैं, ये हिंदी से आने वाली पूर्व की भाषाएं हैं। आज जो आप खड़ी बोली हिंदी पढ़ रहे हैं, ये आपके सामने अपने कई बदले हुए रूप में प्रकट हुई है। यानी आज जो आप रूप देख रहे हैं, ये इसका कह सकते हैं कि बहुत पुराना रूप है। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। देखिए, पांडित्य आने के कारण क्या कहा जाएगा? महापंडित। और सन 1963 में उनका देहांत हो गया। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया है। यानी देखिए बच्चों, इन्होंने अपनी लेखनी हर साहित्य की विधा पर चलाई है। उपन्यास भी लिख लिया तो कहानी भी लिख ली, आत्मकथा यानी हर जो लेखक अपनी ही कहानी लिखे, यात्रा वृत्तांत का अर्थ होता है बच्चों की गई यात्राओं का वर्णन, और उसके साथ देख रहे हैं आप जीवनी भी, उसके साथ साथ आलोचना और जो शोध कार्य किए जाते हैं वो कार्य भी इन्होंने किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों को हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा, जिसके 6 भाग हैं, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नई दुनिया को बदलो, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र, ये क्या है बच्चों? उनकी रचनाओं के नाम हैं। घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं। प्रमुख कृतियों का मतलब है कि इससे अधिक कृतियां भी बच्चों इन्होंने का सृजन किया है या लेखन किया है, लेकिन ये उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत की गई है। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर
राहुल जी के द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग बच्चों कितनी है? 150 है। हम देखते हैं कि कितनी संख्या है? 150। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। जो सामग्री लुप्त होने जा रही थी यानी नष्ट होने जा रही थी, उस नष्ट होती हुई सामग्री को बचाया है और एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। यात्रावृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है, यानी उनकी होड़ के आपको लोग कम ही मिलेंगे, एक ऊंचा स्थान रखते हैं वो यात्राओं का वर्णन करने में। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा। पहले क्या माना जाता था कि घुमक्कड़ व्यक्ति को लोग आवारा कर देते, कह देते ये तो समय बर्बाद कर रहा है, हो सकता है कि उसकी समाज में कोई पहचान ही ना हो, उसका कोई अस्तित्व ना हो। लेकिन राहुल सांकृत्यायन जी वह व्यक्ति हैं जिन्होंने घुमक्कड़ का क्या लिख दिया? एक पूरा ही शास्त्र लिख दिया, किताब लिख दी और उससे होने वाले लाभ का विस्तार से वर्णन किया है कि जो लोग यात्राएं करते हैं, घूमते हैं, वह कई संस्कृतियों से परिचित होते हैं और उनको नहीं घूमने वाले लोगों से ज्यादा ज्ञान होता है, क्योंकि वह उन यात्राओं के दौरान कई उतार चढ़ाव देखते हैं, कई लाभ हानियां देखते हैं। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि घुमक्कड़ शास्त्र लिखने वाले ये एक अन्यतम और बहुत बड़े क्या कह सकते हैं? रचनाकार है। और ये भी कहा है कि मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया है। ठीक है, साथ में वो क्या कहते हैं? घुमक्कड़ी से क्या होता है? मनोरंजन भी होता है बच्चों, ज्ञान का वर्धन भी होता है, आपका नॉलेज बढ़ता है और अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ जिस स्थान पर आप कभी गए नहीं हो वहां की आपको भाषा जानने को मिलती है, वहां की संस्कृति का मतलब है आचार विचार, लोग कैसे रहते हैं, वहां के लोकगीत कैसे हैं, वहां के आभूषण कैसे हैं, आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहां के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। आप देखेंगे कि जहां जहां की वे यात्राएं कर कर आते हैं तो वहां का भौगोलिक वर्णन तो करते ही हैं, लेकिन उस भौगोलिक वर्णन को और अधिक जीवंत बनाने के लिए वो क्या कर देते हैं? वहां के जनजीवन की, वहां के लोग कैसे हैं, उसकी सुंदर झांकियों को वह हमारे सामने प्रस्तुत करके उस यात्रा वृतांत को बहुत ही सजीव बना देते हैं। आइए आप और हम देखते हैं इस संकलित अंश में, यात्रा वृतांत के संकलित अंश में राहुल जी क्या कहते हैं, देखते हैं। संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। बच्चों अंडरलाइन करेंगे आप, प्रथम तिब्बत यात्रा। और ध्यान देंगे कि जो उन्होंने ये यात्रा कब की थी बच्चों? 1929-30 में की थी, नेपाल के रास्ते से की थी। और कौन से रास्ते से की? नेपाल के रास्ते से। अब आप ध्यान देंगे, गौर करेंगे कि उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी। तो प्रश्न आना चाहिए मन में, अनुमति नहीं थी तो ये कैसे पहुंचे और क्यों पहुंचे, देखेंगे हम आगे। इसलिए उन्होंने ये यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की थी। अब उनको तिब्बत तो जाना था, ठीक है, और नियम कायदा कहते हैं कि जा नहीं सकते भारतीय। अब इन्होंने जब मन में बात ठान ली तो ये क्या बन के गए हैं बच्चों? भिखमंगा बनकर गए हैं, भिखारी बन के गए हैं, छिप करके गए हैं। इसमें तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। ध्यान रखना बच्चों, तिब्बत की राजधानी का नाम है लहासा और लहासा की ओर जो रास्ते जाते हैं वो कैसे? दुर्गम है। दुर्गम का अर्थ होता है बच्चों जहां जाना बहुत ही कठिन हो, और उन सभी रास्तों का वर्णन इन्होंने बड़े ही रुचिकर तरीके से किया है। इस यात्रा वृतांत में हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। बच्चों अगर आप जाते तिब्बती समाज में तो वो जानकारी आपको मिलती
लेकिन कौन गए? लेखक गए। तो वहां उन लोगों से जब वो मिले तो वहां के समाज के लोगों का कैसा रहने का ढंग है, वो कैसे खाते हैं, कैसे रहते हैं, दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, ये सारी बातें लेखक ने हमारे साथ साझा की है। आइए आप और हम इस यात्रा वृतांत को पढ़ें। बार बार लहासा की ओर, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि लहासा क्या है? तिब्बत की राजधानी है। और उस मार्ग की ओर जाते हुए क्या कहते हैं लेखक? वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। परी कलिम्पोंग का रास्ता जब नहीं खुला था, ये स्थान का नाम है बच्चों, जो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। ये व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जिसमें कभी कभी चीनी पलटन, पलटन कहते हैं सेना को, रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं, यानी वहां आपको कुछ जनसंख्या देखने को मिलेगी। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था, जहां परित्यक्त इसलिए कहा गया है कि अब लोग उसे छोड़ चुके हैं। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहां जाति पाति छुआछूत की सी तकलीफ, वहां जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है। इसका मतलब हमारे देश में ये दोनों ही बातें आज भी विद्यमान हैं और कुछ आराम की बातें भी हैं। वहां जाति पाति छुआछूत नहीं है और ना ही औरतें पर्दा करती है। हम देखेंगे, अंडरलाइन करेंगे कि हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में आज भी महिलाएं जाति पाति में विश्वास करती है, छुआछूत करना अपना परम धर्म मानती है और औरतें पर्दा करती हैं, चाहे वे शिक्षित हों चाहे वे अशिक्षित हों। अब देखेंगे यहाँ पे कि वहां तिब्बती समाज में ये बातें उनको देखने को नहीं मिली। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। तिब्बत के समाज में लोग ताले नहीं लगाते, घरों के दरवाजे बंद नहीं करते। हाँ, अगर कोई बहुत ही गया गुजरा है, जिसको वो क्या कहते हैं, भिखमंगा, और उसके डर से क्या होता है, कभी कभी चोरी का डर रहता है। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों। तब भी घर की बहू या सासू को आप अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। आपके पास जो सामान हो वह आपको, आपके लिए उसे पका देंगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चौंगी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग में बना के मिट्टी की टोटीदार बर्तन यानी उस खोटी में रख के आपको दे देगी। यानी आप अपना सामान देंगे, वो आपको चाय बनाकर तैयार करके दे देंगी, चाहे आप अपरिचित ही क्यों ना हो। जबकि हमारे भारतीय समाज में ऐसा नहीं होता है। हम अपरिचित व्यक्ति से इतनी जान पहचान नहीं करते हैं। हमारे समाज की महिलाएं क्या करती है, पर्दा भी करती है। और आपने देखा होगा कि जातिगत संकीर्णताओं के चलते छुआछूत और जातिगत बातें हमारे समाज में आज भी विद्यमान हैं। देखेंगे आगे। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चौंगी में चाय मत कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की जरूरत होती है। देखिए बच्चों, ये हमारी चाय का थोड़ा क्या कह सकते हैं, टेस्ट अलग है, उसके इंग्रेडिएंट्स भी अलग है, सामग्री भी अलग है, और वहां जिस तरह की चाय बनाई जाती है, पिलाई जाती है, उसी के विषय में बात की जा रही है। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वे दोनों चिट्ठे उसे दे दी। लेखक के हाथ में क्या थी बच्चों? चिट्ठी, एक कागज था। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति जो कि दोस्त मित्र है किसके, लेखक के,
जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। कि देखिए सुमति जो उनका दोस्त है, उनके जान पहचान के आदमी वहां थे और वो कह रहे हैं कि हम भिखमंगे के वेश में गए, उसके बावजूद भी हमें ठहरने के लिए एक अच्छी जगह वहां पर मिल गई। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी। लेखक दोनों ही काल की यात्राओं का अंतर बता रहा है कि भिखमंगे बनकर आए लेकिन सुमति के दोस्त बनकर आए थे, तो उस समय तो हमें सुविधा मिल गई, लेकिन हम बहुत ही अच्छे वेश में सज्जन व्यक्ति की तरह आए, घोड़ों पर सवार आए, लेकिन उस वक्त हमें रहने के लिए जगह नहीं मिली थी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोंपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। देखिए बच्चों, कभी कभी जैसा कि सोसाइटी में व्यवहार होता है उसके आधार पर लोग क्या करते हैं, कुछ मनोवृत्तियां अपने दिमाग में बना लेते हैं। तो ऐसा होता है कि शाम के समय वहां पे लोग जो भांग वांग पी लेते हैं, कुछ मादक पदार्थ लेते हैं, तो उससे भी लोगों को डर रहता है। तो पहले भिखमंगे के वेश में तो उनको थोड़ा क्या मिल गया था, सुमति के कारण रहने का स्थान मिल गया था, लेकिन दूसरे बार जब उन्होंने अच्छे वेश में यात्रा की, घोड़े पे चढ़कर यात्रा की, उस समय उनको रहने का स्थान सही नहीं मिला था। बात करेंगे आगे। अब हमें सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है जहां वे क्या कर सकते हैं, छिप करके रह सकते हैं। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इस निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। जो सरकार है वो सरकार का जो खुफिया विभाग है और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती, और वहां गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। देखिए बच्चों, हमें ये सारी चीजें रखने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है, लेकिन वहां ऐसा कोई कानून नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, लाठी की तरह ही क्या लेकर घूमते हैं, पिस्तौल और बंदूक। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे, और जहां कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार, जीभ निकाल, कुची कुची। देखिए यहाँ पे दया दया, जिस तरह से भीख मांगने वाले लोग अपना एक चेहरा बनाकर क्या करते हैं, दया की भीख मांगते हैं, एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। यानी वो भिखमंगे नहीं है, लेकिन एक्टिंग उन्होंने बहुत ही अच्छी की है, अभिनय उनका बहुत ही अच्छा है, वो स्वयं यहाँ बता रहे हैं। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लादकर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंगकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे, क्योंकि लेखक चलते चलते थक गए हैं और उन्होंने सुमति को ऐसी सलाह दी है। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय भी पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ, दक्षिण का अर्थ बच्चों दक्षिणी तरफ, पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए। आप देखेंगे कि भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, न वहां बर्फ की सफेदी थी और ना ही किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी।
सर्वोच्च स्थान पर डाले के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झाड़ियों से सजाया गया था। ये वही चिन्ह है जो ये बता रहे हैं कि वहां पर कोई देव स्थान था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद दो एक और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं डॉनकिक वो वस्तु की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। बच्चों, यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष की बात की गई है, जो मैं आपको शब्दार्थों के साथ बताऊंगी। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता और एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था। यानी हम देखते हैं कि लेखक क्या है, रास्ता भटक गए हैं, क्योंकि उनके दोनों मित्र आगे निकल गए हैं और उनका घोड़ा जब पीछे चल रहा था और वो उन्होंने क्या कर ली, गलत राह पकड़ ली। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है। देखिए, सुमति कौन है, मंगोल जाति का व्यक्ति है और अब तो वह पूरे गुस्से में था। कोई लाल रंग का व्यक्ति अगर गुस्से में लाल होगा बच्चों, तो वो और ज्यादा लाल दिखेगा। यही मस्करी कवि लेखक ने यहाँ की है। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फू डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता है उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता है। देखो, लेखक बता रहे हैं वह मंगोल जाति का है, गुस्से से लाल पीला भी होता है, लेकिन गुस्सा थोड़ी देर का ही आता है और मित्र होने के कारण वह बहुत जल्दी उससे बातें करने लगता है। लंकोर में वह एक अच्छी जगह ठहरे थे। वहां भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया, रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। देखिए बच्चों, इसके आगे के गद्यांश को हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और मैं से भी आपको आगे समझाऊंगी। तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं। नमस्कार।